ओके स्टूडेंट, आज हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है कॉम्पटन इफेक्ट। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन को विद मटेरियल मीडियम स्टडी किया है दो टॉपिक के अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोनों एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल कंक्लूजन था वो ये था कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, इनकमिंग लाइट, दे बिहेव एज ए पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़। हमने यूज़ किया मैक्स प्लांक का कंसेप्ट जो कि 1900 में डेवलप किया गया। तो 1900 में मैक्स प्लांक ने जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया वो ये था कि रेडिएशन जो है दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, जिसको लेटर ऑन आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया, फोटॉन का नाम दिया। अब 1923 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट था W.A.H. कॉम्पटन, आर्थर होली कॉम्पटन। इसने लाइट की पार्टिकल नेचर को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रूव करके दिया और एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसको कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कॉम्पटन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा स्पेक्ट्रम कंसिडर किया? एक्सरेज। ही कंसिडरिंग एक्सरे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन की ग्रेफाइट ब्लॉक के साथ। ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि इनकमिंग एक्सरे थी इनको फॉल किया और उस ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, फोटॉन, एक्सरे फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन को स्टडी किया और आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर इंटरेक्शन एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ को देखा कि इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी में क्या चेंज आती है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को ज़रा गौर से देखें, डेफिनेशन में बाद में करूँगा। ये एक्सरे सोर्स है जिससे एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती हैं। कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। सामने स्लिट है तो एक्सरे डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही थी, जब स्लिट में से पास करती है तो ये कोलिमेट हो जाती है। कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरे, फाइन बीम ऑफ एक्सरे आपको ऑब्टेन होता है और इसको फॉल किया ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर। और ग्रेफाइट ब्लॉक के साथ जब एक्सरे इंटरेक्शन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहाँ पर एक डिटेक्टर था, मूवेबल डिटेक्टर, डोनट शेप, जिस तरह डोनट की शेप होती है ना, यानी ये इस तरह ये मूव करता है। तो ऑब्जर्वेशन ये सामने आई कि ग्रेफाइट ब्लॉक से इंटरेक्ट करने के बाद जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई हैं वेरियस एंगल, एक्स एक्सिस ये है तो थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, तो जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा प्राइम इज कॉल्ड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद स्कैटर्ड एक्सरे फोटॉन। तो लैम्डा प्राइम इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इंसिडेंट एक्सरे। लैम्डा कौन सी वेवलेंथ है? एक्सरे, इंसिडेंट एक्सरे के साथ करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा और स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या है? लैम्डा प्राइम। तो क्या रिलेशन कॉम्पटन ऑब्जर्व कर रहा है कि लैम्डा प्राइम स्कैटर्ड वेवलेंथ लार्जर होगी इंसिडेंट वेवलेंथ से, या स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम लेस होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एफ से। अगर मैं इसको यूं कह दूं कि एफ जो है ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की, और जब एक्सरे फोटॉन स्कैटर्ड होती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम जो है ये लेस होगी किससे? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। इस फिनोमिना को क्या कहा गया? कॉम्पटन इफेक्ट। तो डेफिनेशन ये होगी, डेफिनेशन से पहले दोबारा देखें, इंसिडेंट एक्सरे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एफ है, ये ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर फॉल करती है, इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन के बाद एक्सरे फोटॉन स्कैटर्ड होती हैं और स्कैटर्ड होने के बाद डिटेक्टर के अंदर स्कैटर्ड वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया गया, तो स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा प्राइम जो है इंसिडेंट वेवलेंथ से क्या थी? लार्जर थी या ग्रेटर थी। या दूसरे लफ्जों में जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है एफ प्राइम वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या थी? लेस थी। तो इस तरह अब हम कॉम्पटन इफेक्ट को
डिफाइन करते हैं द फिनोमिना इन विच इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज फाउंड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। क्योंकि यहां पर कॉम्पटन ये कह रहा है कि जब ये एक्स रे फोटॉन टारगेट मेटल या ग्रेफाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इस ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता है, और ये इलास्टिक कोलिजन है जस्ट लाइक टू बिलियर्ड बॉल। तो जब ये इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन के वक्त जब फोटॉन आएगा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को इंपोर्ट करेगा और रिमेनिंग एनर्जी के साथ खुद स्कैटर्ड हो जाएगा वेरियस एंगल। ये सिंगल फोटॉन नहीं था, याद रख लो, ये बीम ऑफ एक्सरे फोटॉन, यानी इस बीम के अंदर बहुत सारे फोटॉन थे लेकिन हर एक की एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक कॉन्सेप्ट क्वांटाइज या डिस्क्रीट थी। तो ये जो डिफरेंट फोटॉन्स आ रही हैं जब ये इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलिजन करेंगे तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को देंगे और रिमेनिंग एनर्जी के साथ वो क्या हो गया, स्कैटर्ड होंगे। अब रिडक्शन इन एनर्जी हुई है ना, जब एनर्जी में लॉस आया है, रिडक्शन हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी स्कैटर्ड फोटॉन की तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इंसिडेंट वेवलेंथ से, या फ्रीक्वेंसी कम हो रही है या एनर्जी कम हो रही है। तो तीन तरह से आप लोग कह सकते हैं, लेकिन कब, आफ्टर सफरिंग इलास्टिक कोलिजन विद टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के अंदर जो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, क्योंकि हम फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन या फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन ले रहे हैं। मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्लासिकल फिजिक्स इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकी। अच्छा, अब डेफिनेशन को एक और तरीके से करते हैं। द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन after suffering elastic collision with free electron of the target metal is called Compton effect. The phenomena of decreasing frequency of scattered photon after elastic collision with free electron of the target material is also called Compton effect. वेवलेंथ का बढ़ जाना या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज हो जाना, कब, आफ्टर सफरिंग इलास्टिक कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन और टारगेटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है ये भी मैं बताता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा है। अब क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, क्लासिकल वेव थ्योरी या क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग को या कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी क्लासिकल फिजिक्स comprehensively fails to explain Compton scattering experiment। According to classical physics, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मटेरियल से इंटरैक्ट करती हैं तो आफ्टर इंटरैक्शन, आफ्टर स्कैटरिंग उनकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा प्राइम और इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा ये दोनों सेम होनी चाहिए। उनका ये ख्याल था। क्यों, कैसे, अब इस चीज का आंसर पहले देखें फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के तहत ये जो रेडिएशन आ रही है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। Electromagnetic wave, it would mean that they consist of an oscillating electric field vector as well as oscillating magnetic field vector। कि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि ऑसिलेट कर रहा है अपनी प्लेन में, और दूसरा ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है कि जो कि अदर प्लेन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन है। जब ये ऑसिलेटिंग फील्ड वेक्टर्स ग्रेफाइट ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रेफाइट के अंदर ये उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी थी। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रही हैं और इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, and we know that according to electromagnetic wave theory, when a charged particle oscillate with certain frequency, it should emit radiation continuously in the form of waves known as electromagnetic wave। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पे फॉल हुई हैं, तो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी। इन वेव्स को क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वही है जो इंसिडेंट एक्सरेज की, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी थी, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन से प्रोड्यूस्ड हुई हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थी। तो इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था? इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। कौन सा सोर्स? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहां पर ये सोर्स ट्रीट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो इस तरह स्कैटर्ड वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ में कोई चेंज यानी कॉम्पटन शिफ्ट कोई ऑब्जर्व नहीं हो रही है। अब कॉम्पटन शिफ्ट क्या है? ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी लैम्डा प्राइम, लेट्स सपोज इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम और ये होती भी इतनी, एक्सरे की वेवलेंथ ऑलमोस्ट एटॉमिक डायमेंशन के इक्वल है 1 एंगस्ट्रॉम। तो जब इसने इलास्टिक कोलिजन किया टारगेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ तो वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो इंक्रीज इन वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, इसको मैं 1.5 एंगस्ट्रॉम ले लेता हूं। अब चेंज आ गई ना, 1.5 माइनस 1.5, तो डेल्टा लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा। दिस टर्म इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। इस टर्म को क्या कहेंगे? कॉम्पटन शिफ्ट। तो क्लासिकल फिजिक्स कॉम्पटन शिफ्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकी। A.H. कॉम्पटन जो कि यूएसए का साइंटिस्ट था 1923 में, इसने मैक्स प्लैंक के डिस्क्रीट नेचर ऑफ लाइट, डिस्क्रीट या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी या फोटॉन कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके सक्सेसफुली कॉम्पटन शिफ्ट को क्या किया? एक्सप्लेन किया कि वेवलेंथ में जो चेंज आ रही है, जो वेवलेंथ स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम, ये इंक्रीज क्यों हो रही है और किस चीज पे डिपेंड करती है? लैम्डा प्राइम इज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा। ये थीटा पे डिपेंड करती है क्योंकि मैंने कहा था ना कि फोटॉन, अब ये वेव्स नहीं है, क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं और ये फोटॉन इस ग्रेफाइट के साथ इंटरेक्शन करती हैं, इलेक्ट्रॉनों से कोलिजन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन, और वेरियस एंगल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। देखें ये फोटॉन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो स्कैटरिंग एंगल थीटा क्या होगा? 0 होगा। और ये डिटेक्टर, ये जो डिटेक्टर है ये मूवेबल डिटेक्टर है, डोनट शेप की तरह, ये दायरे में घूम रहा है इस तरह। तो ये वाला जो फोटॉन आ रहा है जिसकी स्कैटरिंग वेवलेंथ लैम्डा प्राइम जो है डिटेक्टर के थ्रू ऑब्जर्व की गई थी, अगर थीटा 0 है तो डिटेक्टर लैम्डा प्राइम के मतलब कुछ आंसर देगा। अब थीटा बढ़ता जा रहा है, यूं इंक्रीज होता जा रहा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया है तो 90 डिग्री। तो जो एंगल इंक्रीज होता जा रहा है स्कैटरिंग वेवलेंथ में चेंज मैक्सिमम आ रही है और लैम्डा प्राइम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो हो गया जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के। अब इसको यहाँ पर डायग्राम की शक्ल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। याद रख लो, कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी जब आने वाली रेडिएशन को आप स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फोटॉन ट्रीट करोगे जिनकी एनर्जी क्या रहती है? क्वांटाइज रहती है। तो इसमें वेवलेंथ और मोमेंटम का एक रिलेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यूज होगा। वो रिलेशन पहले हम लोग बना लेते हैं। तो इधर मैंने रिलेशन बनाया है कि फोटॉन, एक्सरे फोटॉन का मोमेंटम क्या हो सकता है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। तो सी स्क्र को 2 हिस्सों में काट लो, C इंटू सी। तो मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल P इक्वल टू एम वी। तो रेडिएशन क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं, फोटॉन हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, उनकी स्पीड v जो है वो c के इक्वल होती है। तो v की जगह c लिखें तो mc। तो ये जो mc स्क्वायर में से मैंने c को 2 हिस्सों में अलग कर दिया, तो mc क्या चीज़ है? मोमेंटम ऑफ एक्सरे फोटॉन या मोमेंटम ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। तो E इक्वल टू पी सी। तो इस तरह देखें एनर्जी और मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो यहां से मोमेंटम P की वैल्यू निकाले तो C डिवाइड हो जाएगा E बाई सी, और मैक्स प्लैंक के कॉन्सेप्ट के तहत E इक्वल टू एच एफ, तो एच एफ बाई सी। तो इस तरह P इज इक्वल टू एच एफ बाई सी। दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद एक्सरे फोटॉन।
एक्सरे रेडिएशन के साथ ये मोमेंटम एसोसिएटेड है। इसकी एक और फॉर्म भी है, वेव वेलोसिटी इक्वेशन c इक्वल टू एफ लैम्डा। तो c बाय एफ इक्वल टू लैम्डा, तो रेसिप्रोकल ले ले f बाई सी 1 बाई लैम्डा। तो यहां पर f बाई सी की जगह 1 बाई लैम्डा डाले तो 1 न्यूमिनेटर में h से मल्टीप्लाई होगा तो h, और डिनोमिनेटर में लैम्डा, तो p इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये ज्यादा बेहतर फॉर्म है मोमेंटम और वेवलेंथ की, यानी एक्सरे फोटान या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम और वेवलेंथ जो है p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, इस इक्वेशन से भी लिखा जा सकता है, और hf बाई सी। तो आपकी बुक वाले ने hf बाई सी वाले फार्मूले को, इस टर्म को यूटिलाइज किया है, तो मैंने इसी को लेके आगे चलता हूं, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब मैंने कहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो आने वाली रेडिएशन है उनको फोटान ट्रीट किया, और वो ये कहता है कि फोटान और इलेक्ट्रॉन कोलिजन ऐसा है जैसे बिलियर्ड बॉल लाइक कोलिजन होता है। या आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप बैट रखते हैं, तो बैट का किनारा अगर टच हो जाए तो कुछ ना कुछ आने वाली बॉल की एनर्जी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, कम डिक्रीज हुई है, कम डिक्रीज हुई है। लेकिन अगर बैट का इंपैक्ट पॉइंट मिडल पोर्शन जो है ना बॉल के साथ कांटेक्ट करता है, कोलिजन करता है, तो अब बॉल पिच के ऊपर ही जाके जो है ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी। तो अब बॉल और बैट के दरमियान जो इंटरेक्शन हुई है, यहां एनर्जी ज्यादा रिड्यूस्ड हुई है। जहां एनर्जी ज्यादा कम होगी तो उतनी वेवलेंथ ज्यादा बढ़ेगी। तो ये पॉइंट समझना है, जहां पर एनर्जी में ज्यादा कमी आएगी वहां वेवलेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी, जहां एनर्जी में कम कमी आएगी, कम रिड्यूस्ड होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी लेकिन वेवलेंथ कम बढ़ेगी। इस चीज का तयन कौन सी चीज करेगी, स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो इसलिए कॉम्पटन ये कहता है कि फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन में जो स्कैटरिंग हुई है, कि जो स्कैटरिंग वेवलेंथ की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिली है, वो डिपेंड करती है किस चीज पे, थीटा पे, और इस चीज पे कि फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एनर्जी इंटरेक्शन के वक्त एनर्जी चेंज कैसे हुई है। तो याद रख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन किया, इलेक्ट्रॉन को मेटल से लिबरेटेड कर दिया और खुद इनसाइड एब्जॉर्ब हो गया। तो फोटो इमिशन को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कहती हैं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहां पर क्या हुआ, फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन किया, अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दिया और रिमेनिंग एनर्जी के साथ खुद स्कैटर्ड हो गया। तो इसे पार्शियल स्कैटरिंग कहा जाता है। 100% एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है, फोटो इमिशन में, और यहां पर क्या हो रहा है, पार्शियल स्कैटरिंग हो रही है, यानी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है फोटॉन से और रिमेनिंग एनर्जी के साथ फोटॉन क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। तो जाहिर है कॉमन सेंस बात है, जब फोटॉन के पास एनर्जी कम हो गई तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस चीज को हम, यानी ये जो वेवलेंथ बढ़ी है ना, इसको थ्योरेटिकली और कॉमन सेंस ने तो बता दिया कि वेवलेंथ को इंक्रीज होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स इसकी सपोर्ट करेगी, इसका एविडेंस देगी। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं कि स्कैटर वेवलेंथ लैम्डा प्राइम शुड बी ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा। तो मैथमेटिकल एविडेंस के लिए जरा फिगर को समझे। याद रख लो, जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे यूज किया जा रहा है ये एक्सरे फोटॉन है, और एक्सरे आफ्टर गैमा रे मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन है। सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे एनर्जेटिक फोटॉन हाई फ्रीक्वेंसी वाला गैमा रे फोटॉन है, 10 पावर 22 टू 10 पावर 24 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है 10 पावर 18 टू 10 पावर 20 हर्ट्ज। तो इतना हाई एनर्जेटिक फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, बहुत सारे लोग यहां पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन देते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों एज्यूम कर रहे हैं। क्या कॉम्पटन इफेक्ट बाउंड स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है, बाउंड सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं है। बाउंड सिस्टम मीन वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड हो। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, कॉम्पटन इफेक्ट इज सक्सेसफुली एप्लीकेबल फॉर बाउंड सिस्टम if we use X-ray photon as an incident light। क्यों?
कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 10 पावर 18 टू 10 पावर 20 हर्ट्ज है। अब अगर टारगेट मेटल कोई भी हो, कोई भी हाई एटॉमिक नंबर वाली हो, उस टारगेट मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, जब एक्सरे फोटॉन जो कि हाई एनर्जेटिक फोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी आने वाले एक्सरे फोटॉन की एनर्जी के मुकाबले में कुछ भी नहीं होगी। इसको यूं कहते हैं महावरतन सूरज को चिराग दिखाना, कि एक्सरे सूरज है और ये एक छोटा सा नन्हा सा चिराग है। तो मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है, वट एवर द नेचर ऑफ मैटर में बी, वो एक्सरे फोटॉन की एनर्जी के मुकाबले में बहुत कम है, मच मच मोर स्मॉलर एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ इनकमिंग एक्सरे फोटॉन। इसलिए हम कहते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी और ट्रीटेड टू बी फ्री इलेक्ट्रॉन, कि ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है और उसका मोमेंटम क्या है, जीरो है। क्यों कि इसका कोलिजन जो हम करने जा रहे हैं ना, इंटरेक्शन जो करने जा रहे हैं, वो वेरी हाई एनर्जेटिक फोटॉन से करने जा रहे हैं। एक चीज होगी क्लियर, बाउंड सिस्टम पे भी एप्लीकेबल है और फ्री सिस्टम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो खा आपके पास लाइट एटॉमिक नंबर वाली मेटल है या हाई एटॉमिक नंबर वाली मेटल है, कितना ही टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, एक्सरे फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करके अपनी एनर्जी इंपोर्ट करेगा और उसको स्कैटर्ड करेगा। हाँ, इफ वी यूज विजिबल लाइट देन कॉम्पटन स्कैटरिंग मे एंड मे नॉट टेक प्लेस, क्योंकि विजिबल लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 कलर्स हैं, इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी माइट बी जो टारगेट मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी से कम हो। जो फोटो सेंसिटिव मेटल है वो अगर यूज करते हैं तो माइट बी विजिबल फोटॉन, विजिबल लाइट कॉम्पटन स्कैटरिंग कर सके, लेकिन थोड़ी हाई एटॉमिक नंबर वाली मैटर रखते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है, तो फिर विजिबल फोटॉन कॉम्पटन स्कैटरिंग नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात ये। तो अब जरा डायग्राम की तरफ आते हैं। ये हमारे पास सोर्स है, एक्सरे सोर्स, आगे स्लिट है, कोलिमेटेड बीम ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए ये एक्सरे फोटॉन आ रहे हैं जिसकी एनर्जी है HF और मोमेंटम है HF/c या h/λ। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। ये हमारी अजम्पशन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं रह सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑफ रेस्ट पे, इसकी एनर्जी है m0c² और उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो, इनिशियल मोमेंटम। अब कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद फोटॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है XY प्लेन के अंदर, याद रख लो ये XY प्लेन है, और इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग सर्टन एनर्जी फ्रॉम इनकमिंग फोटॉन, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया है। फोटॉन का स्कैटरिंग एंगल थीटा है और इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल 5 है, और दोनों याद रख लो XY प्लेन में स्कैटर्ड हो रही हैं, और दोनों की स्कैटरिंग के बाद फोटॉन की आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी E' HF' हो जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी HF थी, तो जाहिर है आप कोलिजन में एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को इंपोर्ट कर दिया तो एनर्जी भी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। H तो कांस्टेंट था, तो E' = HF', और मोमेंटम फोटॉन का था HF/c, तो ये क्या हो जाएगा, P' HF'/c या h/λ' में 2 वैल्यू लिखी हुई हैं। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी थी m0c²। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर मास लोगे, याद रख लो, बिफोर इंटरेक्शन, लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन इसके अंदर रिलेटिविस्टिक चेंज आ गई है, रिलेटिविस्टिक मास लोगे। क्यों कि इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन किसी आम पार्टिकल के साथ नहीं है। हमने एनालॉजी दी है कि बिलियर्ड बॉल लाइक कोलिजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने बिलियर्ड बॉल के साथ कोलिजन तो नहीं किया है, एक्सरे फोटॉन के साथ किया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोटॉन है आफ्टर गैमा रे। तो इसकी एनर्जी, जब इसकी इंटरेक्शन और इसका कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन के मास में रिलेटिविस्टिक चेंज आ जाएगी, इसका मास m0 से चेंज होकर m हो जाएगा। इसलिए बिफोर इंटरेक्शन रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की m0c² थी, तो आफ्टर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, mc²।
और बिफोर इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन हमने जूम किया रेस्ट पे था, मोमेंटम 0 है, और आफ्टर इंटरेक्शन इसका मोमेंटम क्या हो गया, mv। क्लियर होगी बात ये। अब मैंने कहा है एनर्जी और मोमेंटम में वेक्टर कौन सा है, मोमेंटम। और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी एक्स वाई प्लेन में आ जाए तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं। दिस इज फेमिलियर एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल कोलिजन। आप लोगों ने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, कोलिजन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये टू डायमेंशनल कोलिजन आ गया है एक्स वाई प्लेन में। तो पहले आप फोटॉन के मोमेंटम को रिजॉल्व करो। देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्स वाई प्लेन में, मोमेंटम है एच एफ प्राइम बाई सी। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एडजेसेंट कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, अगर ये फोर्स हो तो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एफ कास थीटा, और वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो अब मोमेंटम है एच एफ प्राइम बाई सी, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एच एफ प्राइम बाई सी काज ऑफ थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, एच एफ प्राइम बाई सी साइन ऑफ थीटा। मैंने पी प्राइम साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है, एच एफ प्राइम बाई सी साइन ऑफ थीटा। ये मोमेंटम के कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए फोटॉन के मोमेंटम के। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है एम वी, तो इसका भी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एम वी काज फाई, इसका एंगल 5 है, और वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेशन में करेंगे, कंपोनेंट एम वी साइन 5 है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस एम वी साइन 5। तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के भी कंपोनेंट बन गए और फोटॉन के मोमेंटम के भी कंपोनेंट बन गए। अब मैंने कहा है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कंजर्व रहे। तो हम स्कैटरिंग वेवलेंथ का रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अगर मैं इसको सिस्टम ट्रीट करता हूं तो इस सिस्टम के अंदर टू इंटरेक्टिंग बॉडीज है, वन इज फोटॉन एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉन। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर ब्रैकेट में मैंने लिखा है आई, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, यानी कोलिजन से पहले। एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, यानी ई आई इज इक्वल टू ई एफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आफ्टर इंटरेक्शन। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में इंटरेक्शन से पहले फोटॉन की एनर्जी एच एफ प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक हो गई बात ये। देखिए एनर्जी ऑफ फोटॉन बिफोर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन से पहले क्या है, फोटॉन की एनर्जी एच एफ, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, इक्वल टू आफ्टर इंटरेक्शन फोटॉन की एनर्जी एच एफ प्राइम और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जो फोटॉन की एनर्जी टर्म है उसको इक्वल टू के एक तरफ कर लो और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टर्म को एक तरफ कर लो, तो एच एफ प्राइम को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ। एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपनी जगह पर है, एम नॉट सी स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे एच कॉमन ले लें तो एफ माइनस एफ प्राइम, और राइट साइड पे सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो एम माइनस एम नॉट। इक्वेशन 2 बन गई। दिस इज एनर्जी इक्वेशन, इसको एज इट इज रखना है। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम के तो दो कंपोनेंट है, along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। तो पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x एक्सिस अप्लाई करते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y एक्सिस। तो मोमेंटम पी आई और बेस में मैंने लिखा है पी एच, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन along x एक्सिस इंटरेक्शन से पहले इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटॉन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन along x एक्सिस। याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये एक सिस्टम है और टू बॉडी इंटरेक्शन है, और एक फोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप मोमेंटम अप्लाई करोगे तो मोमेंटम के कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन
plus momentum of electron along x-axis before interaction equal to momentum of photon plus momentum of electron along x-axis after interaction. तो फोटॉन का मोमेंटम क्या था इंटरेक्शन से पहले, hf/c. तो hf/c. इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम 0. अब आफ्टर इंटरेक्शन along x-axis फोटॉन का मोमेंटम ये देखें hf'/c cos ऑफ थीटा. तो hf'/c cos ऑफ थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ये mv cos ऑफ 5. दिस इज योर इक्वेशन 3. along x-axis हो गया, बहुत ही आसान कैलकुलेशन. इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y-axis, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटॉन along y-axis प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन along y-axis is equal to final momentum of photon along y-axis plus final momentum of electron along y-axis. तो अब फोटॉन सीधा आ रहा है, ये देखें फोटॉन सीधा आ रहा है along x-axis, तो y-axis के along इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन along y-axis 0, इलेक्ट्रॉन पहले से ही रेस्ट पे है 0, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटॉन along y-axis. तो वो तो कंपोनेंट बन गया ना. तो hf'/c साइन ऑफ थीटा, hf'/c साइन ऑफ थीटा. और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम along y-axis, क्योंकि ये नेगेटिव y-axis फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो -mv sin 5. अब -mv sin 5 को दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस हो जाएगा. तो आप लिख सकते हैं hf'/c साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv sin 5. ये इक्वेशन 4 होगी. अब 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई. इक्वेशन 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इक्वेशन 3 और 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. वन along x एक्सिस जो कि 3 है एंड सेकंड वन इज along y एक्सिस जो कि 4 है. अब इन इक्वेशन को सॉल्व किया गया. आइंस्टाइन मास का जो रिजल्ट नहीं था, इंक्रीज इन मास, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट. इसकी वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व किया गया. क्योंकि आपके लेवल में, एफएससी लेवल में इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताया हुआ है और ना ही मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ. ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ये पूरा बोर्ड 1-2 दफ़ा भरना पड़ेगा. तो इसने कहा है कि आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी गेट, अब आपको जो इक्वेशन मिलती है वो क्या है, 1/f' इज इक्वल टू 1/f प्लस h/m0 c स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ थीटा. ये इक्वेशन आपको रटा लगाना पड़ेगा, मेमोरी में आप इसको फिक्स कर लें. इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 में थ्रू आउट c से मल्टीप्लाई करें. इस इक्वेशन को c से मल्टीप्लाई करें तो देखें 1/f' जब c से मल्टीप्लाई होगा c/f' इक्वल टू 1/f c/f प्लस h डिवाइडेड बाय m0 c स्क्वायर. जब c से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h/m0 c 1 माइनस cos ऑफ थीटा. अब c/f' इधर देखें, c/f क्या है, लैम्डा है, क्योंकि c इक्वल टू f लैम्डा, तो c/f लैम्डा, तो c/f' क्या हो जाएगा, लैम्डा प्राइम. तो लेफ्ट साइड पे c/f' क्या है, लैम्डा प्राइम, और c/f क्या है, लैम्डा प्लस h/m0 c 1 माइनस cos थीटा. इक्वेशन 6 हमारी मंजिल थी. हम क्या प्रूव करने जा रहे थे कि इंसिडेंट एक्स रे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करती है तो स्कैटर्ड एक्स रे लैम्डा प्राइम इंसिडेंट वेवलेंथ से ग्रेटर हो जाती है. तो जरा इक्वेशन 6 को देखें. मैंने इधर एग्जांपल दी थी कि लेट लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम प्लस सम फैक्टर ऐड हो रहा है. तो 1 एंगस्ट्रॉम में कोई चीज जब ऐड होगी तो रिजल्ट 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, और ये ग्रेटर रिजल्ट किसके इक्वल है, लैम्डा प्राइम. तो इट वुड मीन दैट इक्वेशन सक्सेसफुली ये एविडेंस दे रही है, क्रिस्टल क्लियर आंसर दे रही है कि लैम्डा प्राइम इज ग्रेटर देन लैम्डा, स्कैटर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इंसिडेंट वेवलेंथ, या स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम इज लेस देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एफ. क्लियर होगी बात. ये मैथमेटिकली एविडेंस तो मिल गया, थ्योरेटिकली हमने पहले कर लिया,
और ग्राफिकली भी हमने, बल्कि शिमेटिकली डायग्राम के लिहाज से भी हमने देख लिया, और कॉमन सेंस एनालॉजी भी ये कहती है कि जब फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा तो फोटॉन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और रिमेनिंग एनर्जी जो रिड्यूस्ड हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लार्ज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहां से क्रॉम्पटन शिफ्ट की तरफ आती हैं। लैम्डा को उस तरफ ले जाएं तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें तो चेंज आ रही है ना, तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम नॉट सी 1 माइनस काज ऑफ थीटा। तो मैंने बार बार स्टार्ट में कहा था कि जो वेवलेंथ में चेंज आ रही है या जो स्कैटरिंग वेवलेंथ है वो किस चीज का फंक्शन है, स्कैटरिंग एंगल थीटा का। तो यहां पर देखें एच प्लैंक कांस्टेंट 6.64 10⁻³ जूल सेकेंड, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो एच ओवर एम नॉट सी ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, काज ऑफ थीटा, यानी थीटा स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो जितना थीटा बढ़ता जाएगा वेवलेंथ में चेंज बढ़ती जाएगी। थीटा 30 डिग्री पे फाइंड करें, 45 पे करें, 60 पे करें, 90 पे करें, 120 पे और 180 पे। तो कुछ रिजल्ट मैंने 3 केसेस लिए, हम देखते हैं। अब इसमें एच ओवर एम नॉट सी जो टर्म है इसको क्रॉम्पटन वेवलेंथ का नाम दिया गया, डेल्टा लैम्डा क्रॉम्पटन शिफ्ट, लेकिन एच डिवाइडेड बाय एम नॉट सी ये क्या टर्म होगी, क्रॉम्पटन वेवलेंथ। अब इसकी वैल्यू को निकालें तो आफ्टर इक्वेशन 7 इस तरफ आ जाएं, h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी, h की वैल्यू एम नॉट और c की वैल्यू, ये सारा फैक्टर सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.024 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये क्रॉम्पटन वेवलेंथ आ रही है। तो अब हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ये डोनट शेप डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर। जब एक फोटॉन इस एंगल पे स्कैटर्ड होके गया तो डिटेक्टर ने इसकी वेवलेंथ को रजिस्टर्ड कर लिया, और डिटेक्टर के अंदर हमें वेवलेंथ और पीक्स मिली हैं, ग्राफ एक मिला है, और वो पीक्स मैंने ये बनाई हुई हैं। ये ग्राफ है लैम्डा और इंटेंसिटी के दरमियान। तो थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 0 के लिए मैंने 2 रिजल्ट बनाए हैं, बाकी आप समझ जाएंगे, वो मैं ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद बताता हूं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि ये डिटेक्टर मूव कर रहा है और ये आने वाले फोटॉन को डिटेक्ट कर रहा है और उसकी वेवलेंथ में चेंज, स्कैटर वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है और हमें आंसर दे रहा है। और इसका आउटपुट जो है वो ये ग्राफ जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो शार्प पीक्स आप देख रहे हैं ये एविडेंस है, और ये पीक्स में अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूं। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट से मराद ये है कि फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन किया और वाई एक्सिस के पैरेलल चला गया, तो इसका स्कैटरिंग एंगल थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इक्वेशन 7 ये वाला वाइटल रोल प्ले करेगी। इक्वेशन 7 में थीटा की जगह मैं 90 डालता हूं तो cos 90 0, 1 माइनस 0 1, तो क्रॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा किसकी इक्वल आएगी, h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी, और h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी का आंसर क्या है 0.024। यानी क्रॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किसके इक्वल आ रही है, क्रॉम्पटन वेवलेंथ। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं h डिवाइडेड बाय एम नॉट सी, इस फैक्टर को क्या नाम दिया, क्रॉम्पटन वेवलेंथ, लैम्डा सी कह दो, लैम्डा सी। तो क्रॉम्पटन शिफ्ट यानी चेंज इन वेवलेंथ जो है नॉर्मल इंसिडेंट के लिए जब स्कैटरिंग एंगल 90 है वो किसके इक्वल आ रहा है, क्रॉम्पटन वेवलेंथ के, जो कि 0.024 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर होगी बात ये। अब मैं ये देखता हूं कि अगर वो फोटॉन जो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से इलास्टिक कोलिजन करता है और बाउंस बैक होके वापस जा रहा है, ये वेरी फ्यू होंगे। तो डिटेक्टर तो मूवेबल है, ये तो डोनट शेप में है इस तरह। तो डिटेक्टर ने उस फोटॉन को जब ऑब्जर्व किया कि जिस वक्त फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन इलास्टिक कोलिजन के बाद स्कैटरिंग एंगल थीटा 180 डिग्री था, तो यहां पर जरा गौर करें, जब थीटा की जगह 180 डिग्री डालेंगे cos 180 -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 2, तो h ओवर एम नॉट सी तो बाहर ही है। तो इट वुड मीन दैट क्रॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा
2 टाइम्स काउंटन वेवलेंथ आ जाएगी। ये आमतौर पे ईटा टेस्ट में या एंट्री टेस्ट में या आप अगर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठेंगे तो वो पूछता होता है कि काउंटन शिफ्ट बिकम ट्वाइस काउंटन वेवलेंथ व्हेन स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री स्कैटरिंग एंगल थीटा पे मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस हुई है, यानी इस वक्त वे स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, अगर मैं लैम्डा प्राइम यहां से निकालूं 180 डिग्री पे, तो लैम्डा प्राइम लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम प्लस ये वाला फैक्टर क्या आ रहा है 1 माइनस cos 180 2 h ओवर m नॉट c। तो इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड हो रही है ना, यानी क्या पता चला फोटॉन आया। वो मैंने जो एग्जांपल नहीं दी थी कि बाल आ रही है और बैट का मिडल अगर बाल को टच कर जाए तो इंपैक्ट पैरामीटर जो है मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, यानी अब आने वाली फोटॉन में एनर्जी जो है उसने ज्यादा चेंज कर दी है, ज्यादा लॉस हो गई है, फोटॉन की एनर्जी ज्यादा कम हुई है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ट्रांसफर कर दी है। तो ज्यादा कम हो गई ना, तो ज्यादा कम हुई है तो वेवलेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज ज्यादा हो जाएगी, तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री पे होगी। तो इसको मैंने इधर सॉल्व किया है कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो डेल्टा लैम्डा काउंटन शिफ्ट लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos 180, तो ये ब्रैकेट टर्म से क्या आ जाएगा 2। तो काउंटन शिफ्ट जो है 2 टाइम्स h ओवर m नॉट c, तो 2 इंटू h ओवर m नॉट c 0.024 एंगस्ट्रॉम, तो ये आंसर आता है 0.048 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या कहेंगे कि काउंटन शिफ्ट बिकम ट्वाइस काउंटन वेवलेंथ व्हेन स्कैटरिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बड़ा स्ट्रेंज रिजल्ट कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कि फोटॉन आया और सीधा एक्स एक्सिस के लांग चला गया और डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया स्कैटरिंग एंगल थीटा 0 है, तो जरा गौर करें cos 0 1 माइनस cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ब्रैकेट टर्म 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो h ओवर m नॉट c से 0 मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0। तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्राइम इक्वल टू लैम्डा, यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू इंसिडेंट वेवलेंथ। तो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी f प्राइम इज इक्वल टू f। तो क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई, क्या कंक्लूजन मिला? यहां कॉम्पटन कहता है कि एक इफेक्ट ऐसा भी था कि आने वाला फोटॉन उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, क्योंकि एटम के बाहर वैकेंट एनर्जी स्टेट्स भी तो होती है ना, इलेक्ट्रॉन हर जगह तो नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है। क्या इल्म फोटॉन आया हो, जैसे फोटॉन देखिए विंडो ग्लास में से आ रहा है, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं ग्लास के मॉलिक्यूल के दरमियान जहां स्पेसिंग है, तो उस स्पेसिंग में से फोटॉन की वेवलेंथ सीधी की सीधी निकल के आ रही है, कोई कोलिजन या इंटरेक्शन नहीं हो रही है। ये बंदा तो नहीं है ना कि वो जब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो कोलिजन होगा, लाइट है, एनर्जी पैकेट्स है। तो when no electron is interfered in the path of incoming photon, no wavelength change, no scattering wavelength is found to be observed. लैम्डा प्राइम और लैम्डा की वैल्यू सेम है, f प्राइम और f की वैल्यू भी सेम है, e प्राइम और e की वैल्यू भी सेम है, ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रही है ना वेवलेंथ में चेंज आ रही है। तो बाकी तमाम एंगल्स पे क्या हुआ, वेवलेंथ चेंज हो रही थी, जो इस बात की शहादत है, एविडेंस है, क्रिस्टल क्लियर आंसर है कि अदर एंगल्स पे क्या हुआ है, फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन हुआ है, इंटरेक्शन हुई है। अब ये जो पीक्स थी थीटा इक्वल टू 0, एक ही पीक्स आपको ऑब्जर्व हुई है, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 नॉर्मल इंसिडेंट पे 2 शार्प पीक्स इज फाउंड टू बी ऑब्जर्व। अब पहली पीक जो है, ये जो फर्स्ट वेवलेंथ है, दिस इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इंसिडेंट एक्स रेज, और ये जो सेकंड पीक्स है, इस पीक्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है ये स्कैटर्ड वेवलेंथ है। तो डिटेक्टर ने जब ये 2 पीक्स हमें दी आउटपुट के तौर पे, तो ये पीक्स भी एविडेंस दे रही हैं कि लैम्डा प्राइम में चेंज आई है, यानी लैम्डा प्राइम और लैम्डा एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लैम्डा
और लैम्डा प्राइम के दरमियान ये जो वैल्यू है दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। तो ये 90 डिग्री पे, इसी तरह 35 डिग्री पे भी 2 पीक्स हैं, 45 के ऊपर भी हैं, आप डिफरेंट पीक्स देख सकते हैं। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 पे कोई पीक आपको ऑब्जर्व नहीं हुई है। इट मीन किसी किस्म की इंटेंसिटी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिडक्शन नहीं आई है और लैम्डा इंक्रीज भी नहीं हुआ है। तो वही लैम्डा है जो इंसिडेंट एक्सरे का था, तो इसलिए आपको शार्प पीक ऑब्जर्व हुई है। तो ये शार्प पीक इंडिकेट कर रही है कि फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कोलिजन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर 2 पीक्स ये आंसर दे रही है कि फोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन या कोलिजन हुआ है। तो एट द एंड कॉम्पटन इफेक्ट से हमें क्या पता चला कि वंस अगेन इनकमिंग लाइट, इनकमिंग रेडिएशन ने कौन सा कैरेक्टर अडॉप्ट किया, पार्टिकल लाइक बिहेवियर या पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को प्रूव किया, क्योंकि ये इंटरेक्शन जस्ट 2 बिलियन बाल लाइक कोलिजन की तरह की है। तो हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर प्रूव कर चुके हैं कि इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन बिहेव एज ए पार्टिकल लाइक बिहेवियर। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों को कंपेयर किया जाए, विच एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, Compton effect, because law of conservation of momentum which is merely a particle properties, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ प्रूव हुआ है और ये पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा बेहतर एविडेंस पार्टिकल नेचर को या पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन सा है, कॉम्पटन इफेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी पार्टिकल नेचर लाइट की प्रूव हुई है। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट ने जो थोड़ी बहुत शक शुबा था, जो एम्बिग्युइटी थी, वो भी क्या की, रिमूव कर दी और ज़्यादा बेहतर एविडेंस दे दिया लाइट की पार्टिकल नेचर को। तो दिस वाज द फाइनल एविडेंस। तो अब एंड में देख लें, मैंने जो स्टार्ट में बातें की थी कि वेवलेंथ लैम्डा प्राइम ग्रेटर हो रही है और इसका मैथमेटिकल एविडेंस हम देने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स इक्वेशन ने क्या किया, दे दिया थ्योरी, मैथमेटिकल एविडेंस, शिमेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी फिगर से और ग्राफ से सारी चीज़ें क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। तो अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट में रहती हो। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, तो एंड में एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे व्यूअर्स लेक्चर सुनते हैं। मैंने देखा है कि पिछले 3-4 हफ्तों में व्यूज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये कंजूसी ना करें, इससे बेहतर क्वालिटी का लेक्चर हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर आफ्टर फ्यू डेज़ बनाने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है वो मोबाइल फ़ोन के कैमरे को यूटिलाइज़ करके, तो हम इस कैमरे की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। तो ये जो रिटन वर्क है ये आप जूम करके देखें तो ज़्यादा क्लियर प्रोमिनेंट नज़र आएगा। तो जूम किए बगैर बोर्ड के ऊपर रिटन वर्क वेल प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा। वीडियो क्वालिटी यानी एनहांस हो जाएगी। लेकिन आप मेहरबानी करके चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें ताकि ये इन फ्यूचर हमारी हेल्पफुल रहे। ओके, सी यू अगेन।